बहू, रात के 10 बज रहे हैं। तेरा पति संजय अभी तक घर नहीं आया और तू चैन से बैठी हुई है। कैसी पत्नी है तू? अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता तुझे? उसे फोन लगाकर पूछ तो सही कि कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। विमला जी अपनी बहू मधु को डांटते हुए बोली। बहू ने कहा, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप माँ जी? आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो नहीं है कि यहाँ वहाँ गुम हो जाएगा। वो बेटे तो आपके हैं, आप फोन लगाकर पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए। मधु ने भी बेपरवाही के साथ अपनी सास को जवाब दिया। विमला जी बोली, हाँ मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो फ़ोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं, कि तुझे यहाँ पूजा करने के लिए शादी करके लेके आए हैं। विमला जी ने पलटकर जवाब दिया, पर इस बार मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए विमला जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में आ गई और मोबाइल लेकर अपने बेटे संजय को फ़ोन लगाने लगी। लेकिन संजय ने फ़ोन नहीं उठाया। ये संजय भी ना कभी भी टाइम से घर पर नहीं आता, पता नहीं क्यों मेरी जान जलाते रहता है। सोचा था बहू आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसी के जैसे आई है। पति से कोई लेना देना ही नहीं है उसे। अरे पत्नियां तो अपने पति को बांध कर रखती हैं, और एक इसे देखो तो अब तक संजय को सुधार नहीं पाई। बरबराती हुई विमला जी वापस बाहर आई तो देखी मधु अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से खोलकर देखा तो मधु सो चुकी थी। विमला जी वापस बाहर हॉल में आ गई। कैसी औरत है ये, पति अब तक घर नहीं आया और उसे नींद भी आ गई, बेशर्म कहीं की। विमला जी ने फिर से संजय को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन संजय ने एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिर वो थक हार कर वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। रात को 12:30 बजे घर की कॉल बेल बजी। विमला जी ने भागकर दरवाज़ा खोला तो बाहर संजय को नशे में हालत में खड़े देखा। वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर विमला जी ने उसे सहारा देकर जैसे तैसे घर में लेकर आई और सोफे पर बिठा दिया। कहते हैं बेटा, बुढ़ापे की लाठी होता है। इस बुढ़ापे में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए, और यहाँ मैं हूँ कि तुझे ही सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, कब तक मुझे यूं ही तू परेशान करता रहेगा? विमला जी ने उसे डांटते हुए कहा, लेकिन उसे होश कहाँ था कि वह कुछ जवाब दे। आखिर नशे की हालत में वह सोफे पर ही वहीं लुढ़क गया और विमला जी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बीबी को ही कुछ नहीं पड़ी तो मैं भी क्या करूं? पहले एक ही खून पीता था, अब दो दो लोग मिलकर मेरा खून पीते हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई विमला जी चादर तान कर सो गई। सुबह जब विमला जी की नींद खुली तो देखा हॉल में संजय सोया हुआ है और डाइनिंग टेबल पर मधु बैठी चाय पी रही थी। विमला जी को देखते ही मधु ने पूछा, माँ जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर विमला जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी, तेरी चाय। पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है, लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हलक से कैसे उतर रही है ये चाय? विमला जी की बात सुनकर मधु मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो अपना खाना पीना नहीं बंद किया, तो मुझसे आप क्यों उम्मीद कर रही हैं? मधु की बात सुनकर विमला जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखकर मधु बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी ना हाई हो जाए आपका। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अभी शांति आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए तो आप उसे घर की साफ सफाई करवा लेना, और मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी माँ से मिलने। शाम तक वापस आ जाऊंगी। शाम को भी क्यों वापस आती है? वहीं रह जाना तू। वैसे भी तेरा इस घर में होना नहीं होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी? विमला जी बोली, क्या बात करनी है आप भी माँ जी, वहीं रहने के लिए थोड़े ना आपके बेटे से शादी की थी। बहू को तो ससुराल में ही होना चाहिए, यही तो संसार का नियम है ना। कहकर मधु वहां से रवाना हो गई। घर से कुछ दूरी पर पहुंचकर ऑटो पकड़कर अपने मायके रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे मधु को वो दिन याद आ गया जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उस समय धराशायी हो गए जब संजय शराब के नशे में धुत होकर घर आया था। शादी के ठीक दूसरे दिन उसने ये हरकत की। उसने हैरानी से विमला जी की तरफ देखा तो विमला जी ने बात संभालते हुए कहा था,
अब बहू, थोड़ा बहुत तो हर कोई पीता ही है, पर तुम आ गई हो ना, अब तुम संभाल लोगी, इसलिए तो उसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर आ गई थी, तुम्हें तो सिर्फ उसे सुधारना है। विमला जी की बात सुनकर मधु हैरान खड़ी रह गई। मतलब साफ था, उन्होंने अपने बेटे को सुधारने के लिए मधु की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। पूरी रात मधु के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन मधु पगफेरे के लिए मायके गई। मायके वालों ने भी यही जवाब दिया, बेटा थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और फिर इसके अलावा कोई कमी हो तो बताना, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं, माँ ने जरूर इतना कहा, बेटा जैसा भी हो अपना घर संभाल ले, अगर तू छोड़कर भी आई तो यहाँ तेरे भाई भौजाई रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जिन्होंने ये जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से कर दी, वो तुझे यहाँ रखेंगे, इसकी तो उम्मीद मत करना। मधु को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब भी संजय शराब पीकर आता तो मधु रोती परेशान होती, पर विमला जी तो चैन की बांसुरी बजा रही होती। आखिर बेटे को बहू के हाथों संभाल कर वो बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले संजय ने शराब के नशे में मधु की जमकर पिटाई कर दी, सिर्फ इस कारण कि मधु ने उसे शराब पीने से रोका था। विमला जी ने उसमें भी मधु की ही कमी निकाली। हे भगवान, एक पति तक नहीं संभाल सकती, पूरा घर क्या संभालेगी। मैंने तो यह सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी, उसे सुधार देगी, लेकिन ये तो उल्टा उसे परेशान करने का काम करती है। अब तेरे सारे नाजो नखरे तो उठाता है, तेरे खर्चे उठाता है, फिर तू हर समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो हाथ नहीं उठाएगा तो बेचारा क्या करेगा। थोड़ा प्यार से संभाला कर उसे। जब मायके वालों से कहा तो वो लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो ये तक कहकर चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती तो कर भी क्या लोगी तुम। दोबारा लौटने की सोचना भी मत अपने मायके। हम अपना देखें, तुम अपना देखो। तुम्हारी माँ को रख रहे हैं, यही बुरी बात है। सो मधु ने भी सोच लिया कि जब रहना ऐसे ही घर में है तो या तो जिंदगी भर मार खाते रहो और रोते रहो, या फिर बेशर्म हो जाओ और अपना रास्ता खुद चुनो। मधु ने दूसरा रास्ता चुना। मधु को धीरे धीरे यह बात समझ में आ गई कि संजय उसे लड़ता झगड़ता तभी था जब वो शराब के नशे में होता था, वरना तो वो मधु से अच्छे से ही बात करता। इसलिए वो अब संजय से जब वो नशे में होता तो ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। उसने 1-2 बार नौकरी के लिए कहा तो विमला जी ने हंगामा कर दिया। इसके बाद संजय ने नशे की हालत में विमला जी के कहने पर उसके साथ काफ़ी गाली गलौज भी किया था। इसलिए उनके सामने उसने नौकरी के लिए कहना ही छोड़ दिया। पर उसे तो नौकरी करनी ही थी, पढ़ी लिखी तो थी ही वह, आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे जाए, इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती थी। अभी 1 सप्ताह पहले इंटरव्यू देकर आई थी, वहीं से कॉल आया था तो आज वहीं जा रही थी वह। वहाँ पहुँची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे जरूरी पेपर्स डिपॉजिट कर दिए। मधु ने दूसरे दिन से ही उसे ज्वाइन करना था। जब वापस लौट कर आई तो संजय भी होश में आ चुका था। विमला जी गुस्से में बैठी उसे घूर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, विमला जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, बेशर्म कहीं की। विमला जी की बात सुनकर मधु बोली, कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी, खाना बनाकर तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतजार कर रही थी आप। मधु, कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, तुम तो मायके पहुँची ही नहीं, अचानक संजय ने कहा। संजय की बात सुनकर मधु ने संजय की तरफ देखा और कहा, संजय मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। हाँ, ये देखो, ये होता है औरत का त्रिया चरित्र, मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती है और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। विमला जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रही हैं। मधु, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी सारी ज़रूरत तो पूरी कर ही रहा हूँ ना मैं। संजय ने शांतिपूर्वक मधु से पूछा। तब मधु ने कहा, मुझे मेरे मायके वालों का कोई संबल नहीं है, मुझे अपना संबल खुद बनाना है, इसलिए मैं नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। मैं इसलिए नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा सकूँ कि मैं आपके सामने खड़े होकर ये कह सकूँ कि आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बात सुनकर संजय सकते में आ गया, जबकि विमला जी अपना माथा पीटते हुए बोली, हाय राम, पति को छोड़ने की बात कर रही है, बेशरम, अपना घर अपने हाथों ही तोड़ रही है।
ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करे, बल्कि जो है उसे भी बिगाड़ रही है। मधु बोली, बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं, एक इंसान हूँ जिसकी अपनी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है। पर मैं इस रिश्ते को तोड़ने से पहले इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। बताइए संजय, आप नशा छोड़ेंगे या फिर अपनी पत्नी को? संजय काफी देर तक मौन रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है मधु, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो फिर मैं ये मौका लूँगा। बताओ तुम कब ज्वाइन करना है मुझे नशा मुक्ति केंद्र? उसकी बात सुनकर जहाँ मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं विमला जी बिल्कुल हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। आखिर इतनी कोशिश जो काम विमला जी नहीं कर पाई वो मधु ने कर दिया। दूसरे दिन ही संजय ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया और कुछ महीनों मशक्कत के बाद उसमें वाकई परिवर्तन हुआ। उसने शराब पीना छोड़ दिया और आज विमला जी अपनी उसी बेशर्म बहू की नज़र उतारती नहीं थकती हैं। हाँ, लेकिन मधु ने भी अपनी नौकरी ज्वाइन की और वह अब आत्मनिर्भर हो गई है और साथ ही संजय और मधु के बीच के रिश्ता भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।